हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को। आज हम शुरुआत कर रहे हैं राज्य व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। और राज्य व्यवस्था जो आरपीएससी में जो राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन पर आज से हम काम शुरू करेंगे। और इसमें जो मेन हम फोकस रखेंगे, जो सिलेबस को कवर करके चलेंगे, वो हम आरएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहे, उसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे पूरे सिलेबस को। आरपीएससी में आरएस का जो एग्ज़ाम है सबसे बड़ा एग्ज़ाम वही है, उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, पॉलिटी का क्या क्या सिलेबस आरपीएससी ने दे रखा है। तो आरपीएससी में जो आरएस का जो सिलेबस दे रखा है वो ये दे रखा है, ये दो भागों में दे रखा है। एक तो भारत की राज्य व्यवस्था दे रखी है, दूसरी राजस्थान की राज्य व्यवस्था दे रखी है। भारत की राज्य व्यवस्था में मुख्यतः जो टॉपिक हैं वो ये दे रखे हैं, भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व, जिसमें हमें क्या पढ़ना होगा, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। उसके अलावा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो केंद्रीय सरकार है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा, जिसमें हमें पढ़ेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये पढ़ेंगे। उसके अलावा जो केंद्रीय संवैधानिक आयोग हैं वो हमें पढ़ने होंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी हो जाएगा, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये पढ़ने होंगे। उसके बाद में हम फिर संवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति और गठबंधन सरकारें, और साथ ही राष्ट्रीय एकीकरण। तो ये जो टॉपिक दे रखे हैं ये भारतीय राज्य व्यवस्था के दे रखे हैं, जो कि हमें पढ़ने होंगे। दूसरा जो इसका भाग दे रखा है वो राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था दे रखी है, वो पढ़ना हमें होगा। उसमें राजस्थान की राजनीति में हमें क्या पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय। उसके अलावा फिर प्रशासनिक व्यवस्था हमें पढ़नी होगी। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या पढ़ना है, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं, ये चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। उसके बाद में राज्य के जो संवैधानिक आयोग हैं वो हमें पढ़ने होंगे, जैसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, लोकायुक्त हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया। उसके अलावा हमें सबसे आखिरी में पढ़ना होगा राजस्थान में जो कि लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। तो पॉलिटी को इन दो भागों में हम पढ़ेंगे। और इसमें भी हम जैसे आरपीएससी में आरएस के एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो हर साल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हम 20 से 24 का एवरेज हम लेके चलते हैं क्वेश्चन का। और 20 से 24 में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से लगभग 12 से 14 या 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से रहते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं। तो ये जो 12 से 14 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, इनका सिलेबस छोटा भी है, कम भी है, और जल्दी समय में ये कवर भी किया जा सकता है। और जो भारतीय राज्य व्यवस्था का एक लंबा चौड़ा सिलेबस है जिसको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारा जो ये सिलेबस कवर करने का जो क्राइटेरिया रहेगा वो लगभग हम लेके चलें तो 100 घंटे में इस सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, 100 घंटे में अब हम इसको कैसे कवर करेंगे, तो 100 घंटे में लगभग हम 20 से 25 घंटे तो हम पढ़ेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था। ठीक है, उसके अलावा 75 से 75 घंटे जो हम पढ़ेंगे वो भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो अपना कवर करेंगे वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था को लेके चलेंगे, क्योंकि सिलेबस छोटा है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जल्दी से हम इसको कवर कर पाएंगे। उसके बाद में हम एक एक करके भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसके टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं। पहला पोर्शन क्या उठाते हैं, हम पहला भाग जो राज्य व्यवस्था का रहेगा, राजस्थान की राज्य व्यवस्था हम उठा लेते हैं। उसमें देख लेते हैं, राज्य व्यवस्था की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ शब्दावलियों का ज्ञान होना जरूरी है।
राज्य व्यवस्था को समझने के लिए। अगर ये शब्दावलियाँ हमें समझ में आ जाती हैं तो आगे दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को समझने में। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले राज्य, मतलब राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्या बताए गए हैं। राज्य से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, ये देखिए राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो पॉलिटी की भाषा में, राज्य व्यवस्था की भाषा में जो राज्य से जो तात्पर्य रहेगा वो राज्य से, स्टेट से ना रहकर कंट्री से रहेगा, देश से रहेगा। तो यहाँ पे राज्य का तात्पर्य किससे है, राष्ट्र से है। ठीक है, राष्ट्र यानी कि हम कहें तो भारत से कह सकते हैं, भारत से रहेगा, ना कि राजस्थान से। राजस्थान से राष्ट्र, राज्य का मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ जहाँ भी पॉलिटी में राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो क्या रहेगा, देश से रहेगा। ठीक है, तो किसी भी देश या राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होना अनिवार्य है। वो कौन कौन से हैं, यानी कि हम कब किसी भी भूभाग को एक देश कह सकते हैं या एक राज्य कह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जनसंख्या का होना अनिवार्य है। अगर जनसंख्या ही नहीं होगी, लोग ही नहीं होंगे, तो हम किस चीज का देश बनाएंगे। तो जनसंख्या का होना अनिवार्य है। दूसरा, एक निश्चित भूभाग का होना अनिवार्य है। वो जनसंख्या जिस भूभाग में निवास करेगी वो एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए। उसके अलावा उस भूभाग पर जो जनसंख्या निवास कर रही है उसको मैनेज करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, शासन व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। तो राज्य के लिए जो तीसरा आवश्यक तत्व होगा वो क्या होगा, सरकार यानी कि शासन व्यवस्था होगी। और जो चौथा जो होगा, वो चौथी व्यवस्था क्या होगी, संप्रभुता होगी। अर्थात वो जो क्षेत्र है वो संप्रभु होना चाहिए। संप्रभुता से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, संप्रभुता से अगर हम देखें तो संप्रभुता से तात्पर्य ये हो जाएगा कि अगर कोई भी देश है या कोई राज्य है और उसके पास में अपने आंतरिक मामलों के, जो भी आंतरिक मामले और बाह्य मामले, दोनों मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णय लेने का अगर उसके पास में अधिकार है तो वो देश या राज्य क्या कहलाएगा, वो संप्रभु राज्य कहलाएगा। क्या हो जाएगा, आंतरिक मामले यानी कि देश की सीमा के अंदर के मामले, प्लस में बाह्य मामलों में अगर वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने बाह्य मामले, बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णय ले पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, देश, या हम उसको राज्य कहेंगे। और कैसा राज्य, वो संप्रभु राज्य होगा जी। देखिए अब हम चेक कर लेते हैं संप्रभुता चारों चीजें। तो भारत की बात करें तो भारत में जनसंख्या है, बिल्कुल जनसंख्या भारत में निवास करती है। निश्चित भूभाग है, भारत के पास में निश्चित भूभाग है, भारत का एक निश्चित क्षेत्रफल है। ठीक है, शासन या सरकार, भारत के पास में शासन सरकार यानी कि एक निश्चित गवर्नमेंट भारत के पास में। क्या भारत संप्रभु है, बिल्कुल भारत संप्रभु है। भारत अपने देश के आंतरिक मामलों में भी अपने निर्णय लेने में समर्थ है, बिल्कुल स्वतंत्र है। और जो बाह्य मामले, विदेशी मामले हैं, उनमें भी भारत अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र स्वतंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक संप्रभु है। इसी तरीके से क्या हम राजस्थान एक राज्य की बात करें, राजस्थान की हम अगर बात करते हैं तो क्या राजस्थान एक, राजस्थान को हम राज्य या देश कह सकते हैं। देखिए हम इसकी जांच कर लेते हैं एक बार। राजस्थान के पास में जनसंख्या है, बिल्कुल राजस्थान के पास में जनसंख्या है। क्या राजस्थान के पास में निश्चित भूभाग है, बिल्कुल राजस्थान के पास में एक निश्चित भूभाग है। शासन या सरकार है, बिल्कुल राजस्थान के पास में गवर्नमेंट है, शासन व्यवस्था है। क्या राजस्थान जो है वो संप्रभु है, तो इसके बारे में हम कहें तो नहीं, राजस्थान जो है वो संप्रभु नहीं है। क्योंकि राजस्थान के जो बाह्य मामले जो होते हैं उनका निर्णय कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से या राष्ट्रपति के नाम से विदेशी मामलों के की जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। तो हम राजस्थान के बारे में कहें तो राजस्थान एक संप्रभु राज्य नहीं है। ठीक है, ये चीजें हमें याद करनी होंगी और ध्यान रखना है। तो ये चारों जो शब्दावलियां हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से।
हाँ तो दोस्तों, अब तक हम ये चार जो शब्दावलियां हैं ये दो देख चुके हैं। जनसंख्या हमने देख लिया है, निश्चित भूभाग देख लिया है, शासन या सरकार के बारे में देख लिया है, और संप्रभुता के बारे में हमने जान लिया है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं। इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि जो शासन व्यवस्था है या जो सरकार है वो कितने तरीके की या किस प्रकार की पाई जाती है, भिन्न भिन्न देशों में किस तरीके की सरकार पाई जाती है और इसके कौन कौन से स्वरूप पाए जाते हैं। तो सामान्यतः हम देखें तो जो सरकार है मुख्यतः पांच पांच तरीके की शासन व्यवस्था या सरकार पाई जाती है। ये कौन कौन सी है? पहली एक नंबर पे हो गया राजतंत्र, दूसरी हो जाएगी तानाशाही गवर्नमेंट, तीसरी साम्यवादी, चौथी लोकतंत्र, और पांचवी जो हो जाएगी गणराज्य गवर्नमेंट कहला कहलाती है, जो कि पाई जाती है देशों में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, तो एक बार देख लेते हैं आसान भाषा में ये पांचों चीजें क्या होती हैं। तो हम बात करें राजतंत्र की। राजतंत्र की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ऐसी सरकार होगी जहाँ पे राजा का शासन पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर राजा का शासन होगा वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या है, तानाशाही। तानाशाही से क्या तात्पर्य रहेगा? तानाशाही से हम कहें तो तानाशाही एक ऐसी गवर्नमेंट हो जाएगी जो पहले से गवर्नमेंट चल रही है, उसका तख्ता पलट किसी सैन्य प्रमुख द्वारा या सैन्य अधिकारी द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है और उसके बाद में वो गवर्नमेंट स्थापित करता है, तो वो तानाशाही गवर्नमेंट कहलाएगी। तो आसान भाषा में इसको कहें तो सैन्य प्रमुख द्वारा तख्ता पलट के बाद में स्थापित की गई शासन व्यवस्था तानाशाही शासन व्यवस्था या तानाशाही गवर्नमेंट कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या है, साम्यवादी। साम्यवादी गवर्नमेंट से हम कहें तो क्या रहेगा, साम्यवादी गवर्नमेंट कुछ लोगों के समूह द्वारा ये गवर्नमेंट या शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है। ये क्या हो जाएगा, कुछ लोगों का समूह रहेगा। कुछ लोगों का समूह, और कुछ लोगों का समूह रहेगा तो क्या होगा कि वो निश्चित रूप से एक पार्टी का गठन करेंगे। तो आसान भाषा में हम कहें तो एक पार्टी द्वारा संचालित सरकार जो होगी, एक पार्टी का गठन करेंगे, एक पार्टी द्वारा संचालित सरकार जो होगी वो कौन सी रहेगी, साम्यवादी सरकार रहेगी। जैसे कि चीन में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके द्वारा चीन में शासन व्यवस्था चलाई जाती है, तो चीन में कैसी शासन व्यवस्था है, साम्यवादी हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोकतंत्र और गणराज्य। लोकतंत्र से क्या रहेगा तात्पर्य? लोकतंत्र से तात्पर्य रहेगा जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ये एक कोट्स है जो आपने सुना होगा बार बार में। इसके अलावा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का और जो गणराज्य है, दोनों में हम अंतर देखें तो मुख्यतः क्या अंतर रहेगा? लोकतंत्र सरकार ऐसी रहेगी जिसमें किसी भी देश में शासन प्रमुख का अगर चुनाव किया जाता है, देखें तो शासन प्रमुख, शासन के प्रमुख का अगर चुनाव करवाया जाता है तो क्या हो जाएगी, लोकतंत्रात्मक सरकार हो जाएगी। और अगर देश के प्रमुख का अगर चुनाव करवाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, गणराज्य हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र यानी कि शासन प्रमुख का अगर चुनाव करवाया जा रहा है, और गणराज्य यानी कि देश के प्रमुख का चुनाव करवाया जा रहा है, तो हम उसको गणराज्य सरकार कह देंगे या गणराज्य शासन व्यवस्था कह देंगे। तो भारत में बात करें तो क्या भारत में कौन सी है, लोकतंत्र केवल या केवल गणराज्य है? तो भारत में दोनों है। भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। वो कैसे है कि भारत में शासन प्रमुख का भी चुनाव करवाया जाता है। शासन प्रमुख भारत में कौन है, पीएम हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, अपने नरेंद्र मोदी जी, उनका चुनाव करवाया गया, यानी कि भारत लोकतंत्र है। देश का प्रमुख कौन है? भारत में देश का प्रमुख कौन होता है, प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो भारत में देश का प्रमुख कौन हो गया, राष्ट्रपति। तो भारत में तो राष्ट्रपति का भी चुनाव करवाया जाता है, तो भारत एक गणराज्य भी हो जाएगा। और हम प्रस्तावना में पढ़ते भी हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के लिए एक लाइन आती है। तो भारत में कैसी सरकार है, भारत में शासन व्यवस्था की बात करें तो कैसी शासन व्यवस्था है, भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। ठीक है, ये चीज हमने देख ली है। ये चारों जो शब्दावलियां, पांचों जो शब्दावलियां हैं शासन व्यवस्था की, आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। राजतंत्र यानी कि राजा द्वारा शासित सरकार हो जाएगी। तानाशाही, सैन्य प्रमुख द्वारा या सेना द्वारा
तख्ता पलट करके स्थापित की गई गवर्नमेंट जो हो जाएगी वो तानाशाही गवर्नमेंट हो जाएगी। साम्यवादी, साम्यवादी क्या हो जाएगी, लोगों के कुछ समूह द्वारा संचालित गवर्नमेंट जो होगी साम्यवादी हो जाएगी। यानी कि एक पार्टी, किसी भी देश में एक पार्टी द्वारा अगर सरकार संचालित की जा रही है तो क्या हो जाएगी, साम्यवादी। लोकतंत्र क्या हो जाएगा, लोकतंत्र देश के शासन प्रमुख का अगर चुनाव करवाया जा रहा है तो हो जाएगा लोकतंत्र। और गणराज्य क्या हो जाएगा, देश प्रमुख का अगर चुनाव करवाया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, गणराज्य हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देख लेते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। एक तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, दूसरा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो छोटे देशों में देखने को पाई जाती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, उसमें देखने को मिलेगी आपको। वहां पे जनसंख्या बहुत ही कम है, लोगों द्वारा अपने नियम कानून बनाए जाते हैं और उनको मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन भारत जैसे एक विशाल जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो भारत में कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है। अप्रत्यक्ष में क्या रहेगा, एक निश्चित जनसंख्या के ऊपर एक निश्चित जनप्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। जैसे कि भारत में बात करें तो 10 लाख की जनसंख्या पर, भारत में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद नियुक्त किया जाता है, एक जनप्रतिनिधि होता है। तो भारत में कैसा हो जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की भी अगर हम बात करें, लोकतंत्र भी आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र पर, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य रहेगा, तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र तो ऐसा लोकतंत्र हो जाएगा जिसमें औपचारिक शक्तियां और वास्तविक शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास में अगर हैं तो वो क्या हो जाएगा, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हो जाएगा। यानी कि जैसे कि भारत में हम बात करें तो एक बार हम दूसरा देख लेते हैं, संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र क्या हो जाएगा, जिसमें औपचारिक शक्तियां तो किसी एक अन्य व्यक्ति के पास में है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसी एक अन्य व्यक्ति के पास में है। ठीक है, तो जैसे भारत में बात करें तो भारत में कौन सा है, संसदीय लोकतंत्र है। कैसे, औपचारिक शक्तियां, यानी कि औपचारिक नाम मात्र का देश प्रमुख तो कौन है, भारत में राष्ट्रपति है। औपचारिक शक्तियां किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। और वास्तविक शक्तियों की बात करें तो देश का वास्तविक शक्तियां किसके पास में, प्रधानमंत्री के पास में है। मतलब औपचारिक शक्तियां और वास्तविक शक्तियां दोनों अलग अलग लोगों के पास में है, तो वो कौन सी हो जाएगी, संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था हो जाएगी। और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या हो जाएगी, एक ही व्यक्ति होगा जिसको, जो कि वास्तविक भी वही होगा और औपचारिक भी वही रहेगा। यानी कि देश का प्रमुख ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास में सारी शक्तियां सीमित होंगी। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या होगा और संसदीय लोकतंत्र क्या होगा, ये चीजें आपने समझ ली होंगी। तो भारत में बात करें तो कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक बार देख लेते हैं। भारत में अगर हम शासन या सरकार व्यवस्था की बात करें तो भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी कैसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में स्थापित किया गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी कैसा है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है कि संसदीय लोकतंत्र है, तो भारत में कैसा है, संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था है। ठीक है, ये चीज हमने जान ली है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं लोकतंत्र के स्तंभ। लोकतंत्र किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कार्य प्रणाली कैसी रहेगी, लोकतंत्र किस तरीके से चलेगा, तो इसके लिए 3 स्तंभ जो संविधान में उनका प्रावधान किया गया है। मुख्य जो है लोकतंत्र के 3 स्तंभ रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इसके अलावा इन 3 के अलावा, 3 का तो संवैधानिक प्रावधान है, इन 3 के अलावा एक चौथा और है जो लोकतंत्र का स्तंभ के रूप में उभर के आ रहा है, वो क्या है, मीडिया। मीडिया जो है चौथे लोकतंत्र के रूप में उभर के आ रही है। तो एक बार जो संवैधानिक स्तंभ है उनको हम देख लेते हैं क्या क्या है वो। देखिए, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका क्या रहेगी, व्यवस्थापिका का काम क्या रहेगा, कानून का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद में व्यवस्थापिका ने कानून का निर्माण कर दिया, उसके बाद में कानून को लागू कौन करेगा, कानून को लागू करेगी कार्यपालिका। ठीक है, और उन दोनों के कार्य करने की कार्यप्रणाली की समीक्षा कौन करेगी, वो करेगी न्यायपालिका। ठीक है, मतलब मुख्यतः हम कहें तो व्यवस्थापिका का क्या काम रहेगा, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या रहेगा, कानून को लागू करना, नीतियां बनाना, नीतियों को क्रियान्वित करना। ठीक है, उसके बाद में न्यायपालिका का काम क्या होगा, न्यायपालिका एक दोहरी भूमिका निभाएगी
और वो क्या करेगी कि उन दोनों की जो कार्य करने की जो प्रणाली है उनकी देखरेख करेगी। यानी कि व्यवस्थापिका द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की समीक्षा करेगी कि वो सही हैं कि गलत हैं, किस तरीके से, तो कानूनों की समीक्षा करना। दूसरा काम क्या करेगी, जो कार्यपालिका द्वारा जो कानूनों को लागू किया जा रहा है, जो नीतियां बनाई जा रही हैं और उनको क्रियान्वित किया जा रहा है, तो उन नीतियों का और कानून लागू करने की प्रक्रिया का इन दोनों की समीक्षा भी करेगी। कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। इसके अलावा इन दोनों के लिए कोई जांच से संबंधित कार्य होगा तो वो कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। तो लोकतंत्र के स्तंभ आप समझ चुके होंगे कि कितने स्तंभ है लोकतंत्र के? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये चीजें हमने बेसिक शब्दावलियां जो है वो अब तक हमने शब्दावलियां समझ ली है। अब हम जो आगे शुरुआत करेंगे वो राज्य सरकार की करेंगे। सबसे पहले हम किसको कवर करके चलेंगे? राज्य की, राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था वाला जो भाग रहेगा हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम शुरुआत करेंगे राज्य सरकार के लिए। तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रावधान किया गया वो क्या किया गया? भाग 6 में किया गया है। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक राज्य सरकार के बारे में संविधान में बताया गया है। और राज्य सरकार को हम किस क्रम में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, जिसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 153 से 167 तक इसका प्रावधान किया है राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका के बाद में हम पढ़ेंगे राज्य की विधायिका, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे राज्य की न्यायपालिका, और उसके बाद में कुछ राज्य के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग हैं उनको बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा नागरिक एवं अधिकार पत्र, विधिक अधिकार पत्र वाला जो पोर्शन रहेगा वो पढ़ेंगे। तो हम इन 5 भागों में राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो है उसको कंप्लीट करेंगे। 5 भाग ये हो गया, 3 ये हो गए, चौथा हम पढ़ेंगे आयोग वाला जो पोर्शन रहेगा वो पढ़ेंगे, और 5वां जो रहेगा नागरिक अधिकार पत्र और विधिक अधिकार पत्र जो रहेगा। ठीक है, अब राज्य कार्यपालिका जो है किससे मिलकर बनी है? जो राज्य कार्यपालिका मिलकर बनी है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल और महाधिवक्ता, इन 4 चीजों से मिलकर किसी भी राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होता है। राज्य विधायिका देखें तो राज्य विधायिका में क्या चीजें शामिल रहेंगी, क्या हमें पढ़ना होगा? राज्य विधायिका में राज्यपाल, जो कि राज्यपाल हम यहीं पे पढ़ चुके होंगे, जो कि कार्यपालिका में भी रहेगा और विधायिका में भी रहेगा। उसके अलावा हमें क्या पढ़ना है? उसके अलावा हम पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे। उसके बाद में राज्य की न्यायपालिका में हमें क्या पढ़ना होगा? उच्च न्यायालय पढ़ना होगा, और उच्च न्यायालय के बाद में जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारी शुरुआत होगी